Hello students, welcome to Ashramik Vidyalaya. We will continue our chapter number 3. There is Indian constitutions. In the previous video, we have to be studied about our preamble of constitutions, why it should be a necessary and how should be it forms, that who are the playing vital role to framing it, and why should be it necessary to form the constitution. This all topics should be considering into the discuss about in the last video. Here we have to be studying about this feature जो कॉन्स्टिट्यूशन से उसके मेन फीचर्स क्या है. तो सबसे पहले आता है डेमोक्रेटिक रूल. डेमोक्रेटिक यानी लोगों के द्वारा चलाया हुआ. इंडिया हैज अडोप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ देश में लोगों के द्वारा जो सिस्टम गवर्नमेंट चलाई जाती है ऐसे सिस्टम अपनाई गई है. जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years. एवरी 5 years के बाद जनरल इलेक्शन क्रिएट किए जाते हैं. सिटीजन्स अबव द एज ऑफ 18 years आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट. जो 18 years से ज़्यादा बड़े मतलब 18 years के से अबव है वो अपना वोट जो है वो कास्टिंग कर सकते हैं. वी कैन नॉट इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस. People all over the country play their role in electing their representative. पूरे देश के अंदर लोग जो है ये रोल जो है वो प्ले करते हैं कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करने के लिए, चुनने के लिए. एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन इररिस्पेक्टिवली ऑफ हिज और हर रिलीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर. कोई भी वोटर जो है वो इलेक्शन के दौरान इररिस्पेक्टिवली मगर यानी कि उसके धर्म का, जात का, पहचान का, क्लास का, जेंडर को लेके कभी भी वोटिंग कास्ट जो है वो करता नहीं है. लेकिन शुड बी अ मेन थिंग इज के जो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है उनको हम लोग आगे लाते हैं. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रूल फॉर 5 years. ये जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, वो 5 years तक रूल करते हैं. एवरी सिटीजन एंजॉय द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस as well as freedom of speech, expression and thoughts. हर एक सिटीजन्स को जो है फ्रीडम से रिलीजन को, अपने धर्म को अपनाने का फ्रीडम तो है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने का, इवन एक्सप्रेशन और थॉट सोचने का भी उतना ही फ्रीडम है. नेक्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म यानी धर्म बिन सांप्रदायिक देश. हमारा देश जो है वो बिन सांप्रदायिक देश है, यानी कि हर एक धर्म में मानने वाला. अ सेक्युलर नेशन मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट conform to the norms of any particular religion in its system of governance. सेक्युलरिज्म यानी हमारे यहाँ पे कोई भी देश जो है, हमारे देश की बात करेंगे, हम लोग इंडिया की ही बात करेंगे, तो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को गवर्नर्स के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को स्टैंडर्ड नहीं दिया जाएगा. यानी कि कोई भी धर्म जो है वो हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपना सकते हैं. सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन. कोई भी नागरिक को अपने धर्म, सेक्ट, जैसे अलग अलग धर्मों के बाद जिस धर्म तो अपनाते हैं लेकिन गुरु भी बनाते हैं. फेथ यानी जो मान्यताएं होती है उसके द्वारा वो डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जाएगा, भेदभाव किया जाएगा नहीं. एवरी सिटीजन एंजॉय द राइट टू फॉलो एंड द प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस. हर एक सिटीजन जो है, हर एक नागरिक जो है वो अपने हिसाब से किसी भी अपनी चॉइस का जो धर्म है वो उसको फॉलो भी कर सकता है और उसको अपना भी सकता है, और इसके लिए किसी को भी रोका नहीं जाएगा. नेक्स्ट फीचर इज रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. रिपब्लिक मतलब क्या है? गवर्नमेंट को ये पावर है लोगों के द्वारा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लोगों के
लोगों के द्वारा लोगों से मिला हुआ अधिकार, किसको? गवर्नमेंट को, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली कैसे? कि जैसे लोगों को, लोग जो है वो उसके द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको तैयार करते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली कैसे? कि मानो कि जब भी हमारे देश के अंदर जो है कोई आपदा आ जाती है या मुसीबत है या स्ट्रेटेजी है, तो उस टाइम जो गवर्नमेंट है वो भी लोगों से उस टाइम जो है वो पूछते नहीं आते। लेकिन हमारे जो देश है उसके फायदे को देखते हुए या फिर उसके जो किस तरीके की सिचुएशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस टाइम एक्चुअल डिसीजन जो लेना होता है, तो दैट इज डायरेक्टली और नॉन डायरेक्टली। वी हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच मीन्स दैट powers are not limited in that hands of few privileged people. Rather, it is accessible to all the citizens irrespective of their caste, class, religion or gender. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम हमारे यहाँ अपनाई गई है, जिसके मतलब ये है कि जो पावर है वो कोई फ्यू रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोगों ने चुने हैं उसके हाथ में नहीं है, बल्कि ये जो सिटीजन्स है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनके कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के और जेंडर के, उनके द्वारा जो है ये जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये सिस्टम जो है वो चलानी है, अडॉप्ट करनी है। तो इस तरह जो है दैट इज द लोगों के द्वारा जो हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है उनको ये वर्क करने की, एडमिनिस्ट्रेटिव करने की सत्ता दी गई है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पे इंडिया में फेडरल टाइप की गवर्नमेंट चलती है। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो देश के हस्तक में होती है और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारे राज्य के हस्तक में होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के हाथ के नीचे लेजिस्लेचर बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन वर्क करते हैं। ये 3 ऑर्गन के अंदर लेजिस्लेचर के अंदर पार्लियामेंट, जिसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों वर्क करती है। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी जो है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बॉडी हम लोग देखेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गन्स में सबसे पहले सबसे ऊपर जो काम करता है दैट इज गवर्नर। गवर्नर के हस्तक में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर, न्याय तंत्र के अंदर किसका समावेश होगा? हाई कोर्ट का। नाउ लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो बनाई जाती है वो। चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड किया जाता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, तो इस तरह जो है वो वर्क डिवाइड होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस में पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स, और जुडिशरी हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद नीचे सब ऑर्डिनरी कोर्ट। तो इस तरह जो है हमारे नेशन के अंदर गवर्नमेंट बॉडी जो है वो वर्क करती है। Here functions of government should be given। तो रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे द्वारा चुने जाते हैं वो हमारे द्वारा चुने गए जो लोग हैं वो जो लो है या जो लोगों के हित के अंदर जो काम है वो करने की वो लोग शपथ लेते हैं। पब्लिक के द्वारा चुने गए इनेक्टेड लो भी बनाए जाते हैं और ये जो लो है वो सबके लिए एक जैसा है इम्प्लीमेंटेशन। और इस तरह जो है हर एक लोगों को हमारे यहाँ पे फ्रीडम यानी कि जो आज़ादी है वो मिलती है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट।
लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, जैसे हम लोग ने आगे देखा, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ फ्रेम करने का काम करता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी विद द हेल्प ऑफ सिविल सर्विस ऑफिसर इम्प्लीमेंटेड द लॉ, ये जो लेजिस्लेचर बॉडी के द्वारा जो लॉ फ्रेम होता है उसको इम्प्लीमेंट करने का, यानी कि बाहर लोगों को तक पहुंचाने का काम जो है वो सिविल सर्विस ऑफिसर्स और जो एग्जीक्यूटिव करते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो लोग करते हैं। एंड जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क प्रोवाइडिंग जस्टिस, तो जुडिशरी जो है वो लोगों को ये लॉ जो है वो उसको फॉलो करने का और जो जस्टिस है वो प्रोवाइडिंग करते हैं, यानी कि सबको एक जैसा न्याय मिले ऐसी व्यवस्था अरेंजमेंट करते हैं। फेडरल स्टेट, India is a federal state. There is a distribution of subject on which the central or the state government can frame laws. यहाँ हमारा देश जो है वो द्विमुखी शासन वाला देश है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है। जो सब्जेक्ट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कोई किसी सब्जेक्ट यानी कोई भी काम का जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो है वो उसके ये सब्जेक्ट के बारे में जो लॉज है वो फ्रेम करते हैं। देयर आर 3 सच लिस्ट यूनियन, और इसके अंदर 3 लिस्ट भी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर बहुत अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। लॉज फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जाता है वो पूरे देश के लिए मान्य रखे जाते हैं। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। Fundamental rights of Indian citizens are provided by the constitutions of India. फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हमको राइट्स भी दिए गए हैं। कौन से हक है हमारे? That was adopted on the 26th of November in the year of 1949, but was put in use to the 26th January 1950, जैसे हम लोग ने आगे डिस्कस किया। The fundamental right of Indian citizens guarantee that the residents of the land can lead a peaceful life as long as they inhabit the country. यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन्स को ये दिए गए हैं वो गारंटी देते हैं कि आप लोगों को जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे शांतिपूर्वक जीवन जो हमारे देश के अंदर रहने की आप लोगों को ये गारंटी देता है। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर इन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज। डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर यानी कि लोकतंत्र के द्वारा चलाए हुए देश के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं द मोस्ट आर टू बी सिमिलर सेम। द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन्स इंक्लूड आर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कौन से राइट्स हम लोगों को मिले हैं? तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ के लिए सबको एक जैसा न्याय मिले। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को हम लोग अपना सके। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड पीसफुल असेंबली, हम लोग कोई भी एसोसिएशन जो है असेंबली जो है बना सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोगों को आवाज़ उठाने की और उसको एक्सप्रेशन सामने लाने का भी फ्रीडम है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और जो सिविल राइट्स हम लोगों को दिए गए हैं उसको प्रोटेक्शन करने का और उसको सही मायने में यूनिफॉर्मली सबको मिले, ऐसे जो यूनिफॉर्मली सबको उसका हक मिले, ये जो रेमेडीज है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। थैंक यू।